हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल सुने होंगे इस न्यूज़ से रिलेटेड। आप यहाँ पे जो इंसान देख रहे हो इनका नाम है ग्रीट विल्डर्स। ठीक है, ये नीदरलैंड के अभी रिसेंट में ही न्यू पीएम बने। तो यहाँ पे एक 2022 की इनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वायरल हो गई है जब ये पीएम नहीं थे नीदरलैंड के। और ये अभी आपको पता होगा अभी अभी इलेक्शन जीत के ये पीएम बने। तो इलेक्शन से पहले ही यहाँ पे ये चीज़ वायरल हो गई है, ये वीडियो पर्टिकुलर वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। इसलिए आपको दिखेगा हर आर्टिकल में लिखा है कि प्रोबेबल पीएम। ठीक है, तो प्रोबेबल पीएम मतलब यही है कि ये जो वीडियो वायरल हुई है उससे पहले की वीडियो है, ठीक है, इलेक्शन से। और इसमें इन्होंने ये बोला है कि जितने भी मुस्लिम्स हैं नीदरलैंड में जो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं नीदरलैंड की फ्रीडम को, ठीक है, यहाँ पे डेमोक्रेसी को या उनकी कोर वैल्यूज़ को, और वो ज़्यादा मानते हैं कुरान के रूल्स को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके कुरान के रूल्स को मानते हैं सेकुलर रूल से। तो उन सबको नीदरलैंड से निकल जाना चाहिए और किसी इस्लामिक कंट्री में जाके रहना चाहिए। तो इसी रीजंस की वजह से यहाँ पे जो ये वीडियो है पर्टिकुलर वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। यहाँ पे दूसरा आर्टिकल में भी आप देख सकते हो कि मुस्लिम गेट आउट, ठीक है, लीव फॉर एन इस्लामिक कंट्री सेज डच पीएम। और यहाँ पे प्रोबेबल मतलब जो मैंने आपको बताया वही सेम है, क्योंकि ये वीडियो तब वायरल हुई है जब वहाँ पे इलेक्शन होने ही वाले थे। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, ठीक है, क्यों यूरोप में अभी इस्लामोफोबिया हम जो बोलते हैं वर्ड ये ज़्यादा भी न्यूज़ में है। फिर साथ ही साथ नीदरलैंड के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे और यहाँ पे नीदरलैंड के इलेक्शंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये टॉपिक नीदरलैंड के इलेक्शन से भी लिंक है। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, पर शुरू करने से पहले मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आपको बताने की क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में ये एक हेरिटेज साइट है। तो आपको यही बताना है सिंपल कि ये कौन सी कंट्री से लोकेटेड है। ठीक है, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फिर जाम्बिया। और ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट डाउन कर देना। जिसका भी करेक्ट आंसर होगा, जिसने पहले दिया होगा, तो मैं उसको लाइक कर दूंगा ताकि दूसरों को पता चल पाए। वरना आप वीडियो को एंड तक देखना, वहाँ पे मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा अच्छे से बता दूंगा और आंसर तो बता ही दूंगा। तो ना सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नीदरलैंड्स के बारे में। तो नीदरलैंड्स आपको यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे नीदरलैंड इसकी बाउंड्रीज आप देख सकते हो बेल्जियम और जर्मनी के साथ मिलती है। फिर इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम वन ऑफ द फेमस, आप बोल सकते हो, टूरिस्ट सिटी है इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इनकी पॉपुलेशन अराउंड 1.75 करोड़ के आसपास है और ये लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक और चीज़ पता होना चाहिए कि नीदरलैंड को हम लोग डच भी बुलाते हैं। ठीक है, डच लोग हम जब बोलते हैं ना तो उसको ये ऐसा समझते हैं कि नीदरलैंड को ही हम लोग बुला रहे हैं, और साथ ही साथ हॉलैंड भी बुलाते हैं। ठीक है, तो हॉलैंड, नीदरलैंड और डच इंटरचेंजेबली यूज होता है इस पर्टिकुलर कंट्री के लिए। तो अगर मैं इस वीडियो में इन तीनों से कोई भी नाम ले रहा हूँ तो आप समझ लेना कि मैं नीदरलैंड की ही बात कर रहा हूँ। सो नाउ आप डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने बोला क्या है। तो आप यहाँ पे ट्वीट देख सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने अच्छे से एनालाइज किया है कि उस वीडियो में यहाँ पे क्या क्या बोला गया है। तो यहाँ पे जो आप ये फर्स्ट पैराग्राफ देख रहे हो, तो ये वही पैराग्राफ है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था, जो उनके वर्ड्स थे। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला है कि सभी मुस्लिम्स को ये मैसेज है कि जो नीदरलैंड की फ्रीडम को, डेमोक्रेसी को और कोर वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, जो कुरान के रूल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं सेकुलर रूल से, तो उनको आउट हो जाना चाहिए। ठीक, तो ये उनके ही वर्ड्स हैं यहाँ पे जो यहाँ पे लिखे हैं इन्होंने। फिर साथ ही साथ उन्होंने जब ये पीएम नहीं थे तो डिमांड की थी जो उनके स्पीकर है उनसे, ठीक है, पार्लियामेंट के। तो जो हाउस के स्पीकर है उनसे डिमांड करते हुए इन्होंने ये 5 डिमांड सामने रखी थी। तो यहाँ पे सबसे पहली डिमांड जो इन्होंने बोली थी कि इस्लाम को एक वायलेंट आइडियोलॉजी यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए और नीदरलैंड में उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये उनकी पहली डिमांड थी। दूसरी थी कि जो असाइलम सीकर्स है और जो इमिग्रेंट्स है, ठीक है, जो इस्लामिक कंट्रीज से आते हैं, तो उनको हमें नहीं देना चाहिए, ना कि इमिग्रेशन देना चाहिए, ना ही असाइलम देना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ उन्होंने यहाँ पे इसी इसी में ही बोली है कि जो इनके बॉर्डर्स है ना, इनको वापस से इनको रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक, फिर फोर्थ में यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इस्लाम से रिलेटेड, उनको डिसमेंटल कर देना चाहिए। ठीक है, ये सब उन्हीं के ही वर्ड्स है। फिर यहाँ पे फिर फोर्थ चीज़ में यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो जो यहाँ पे वायलेंस देता है, ठीक है, थ्रेटन्स विद वायलेंस, तो उन सबको डिपोर्ट कर देना चाहिए। ठीक, अभी हम इस पे अच्छे से बात भी करेंगे आगे कि ये क्यों इतने फेमस है, ठीक है, किस चीज़ की वजह से इतने फेमस है ये। ठीक, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ फिफ्थ में देखोगे तो इन्होंने बोला है कि जितने भी स्कूल्स, न्यूज़पेपर और मीडिया है, तो उन सबको यहाँ पे मोहम्मद के कार्टून दिखाने चाहिए। ठीक है, नॉट टू प्रोवोक बट टू शो वी डू नॉट गिव इन टू थ्रेट्स एंड वायलेंस एंड वी प्राउडली सपोर्ट आर फ्रीडम। तो ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स देख रहे हो ये सब इन्हीं के ही पॉइंट्स है जो इन्होंने उस वीडियो में बोले। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे डच इलेक्शंस की जो अभी अभी हुए हैं और साथ ही साथ ग्रेट विल्डर्स की जिन्होंने कमेंट किए।
ठीक है। तो इनको हम लोग डोनाल्ड ट्रम्प के से भी कंपेयर करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डच ट्रम्प। ठीक है, डच मतलब नीदरलैंड्स ट्रम्प। ठीक, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस है एंटी इमिग्रेशन, एंटी असाइलम और एंटी इस्लामिक रूल्स के लिए भी। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, तो बेसिकली जो इनके पुराने पीएम थे मार्क ल्यूटे, तो उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था पीएम की पोजीशन से। वो पिछले 13 साल से पीएम थे, पर उन्होंने अभी स्टेप डाउन कर दिया था, इसलिए वहाँ पे जनरल इलेक्शन हुए थे और वहाँ पे ये मेजॉरिटी में ये जीते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने एक मैसेज भी सेंड किया है कि ये अब कोई एड नहीं देना चाहते यूक्रेन और कोई भी डेवलपिंग नेशंस को। ठीक है, और जो कि आप खुद सोच सकते हो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये पहले से ही ईयू के मेंबर है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर है और ईयू के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एड्स देना ज़रूरी है उन लोग को। पर इसके लिए भी इनके पास सोल्यूशन ये है कि ये लोग अभी ईयू को छोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप खुद समझ सकते हो कि ये कितने लोगों के खिलाफ है। पहला एंटी यूरोप है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर एंटी इमिग्रेशन, एंटी असाइलम्स रूल्स के अगेंस्ट है। फिर साथ ही साथ एंटी इस्लामिक रूल्स के भी अगेंस्ट है। तो इन सब की वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया उसके बाद से सब लोग इनको एंटी इस्लामिक बोल रहे हैं। इन्होंने 2008 में एक मूवी बनाई थी जहाँ पे इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कुरान को, और ओवर द ईयर्स इन्होंने इस्लाम के खिलाफ यहाँ पे बहुत कुछ बोला है, और जिसकी वजह से इनको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है और साथ ही साथ इनको थ्रेट्स भी मिले, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे देखने को भी मिला है कि लगभग ये 2 डिकेड्स तक, लगभग 20 साल तक ये पुलिस प्रोटेक्शन में थे। और 2009 में इन्होंने जब यूके का वीज़ा अप्लाई किया था, तो उन्होंने यूके ने यहाँ पे इनको वीज़ा देने से भी मना कर दिया था, क्योंकि उनको यहाँ पे थ्रेट लग रहा था कि अगर ये वहाँ पे आते तो सिचुएशन ख़राब हो सकती है यहाँ पे यूके में। तो इसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ में है। और साथ ही साथ आपको एक और न्यूज़ पता होगी, जब नुपुर शर्मा ने यहाँ पे रिमार्क्स दिए थे, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी इन्होंने नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था। तो उस टाइम से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ देख सकते हो कि जो इनकी रही हैं ओवर द ईयर्स। और यहाँ पे डच इलेक्शन के टाइम पे जो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ यहाँ पे बोला है कि कोई भी इनके कंट्री में इस्लामिक यहाँ पे स्कूल्स, मॉस्क और यहाँ पे कुरान नहीं होंगी। ठीक है, साथ ही साथ पर यहाँ पे आपको ये भी समझना चाहिए कि नीदरलैंड्स के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इम्पॉसिबल है, क्योंकि नीदरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन और एक्सप्रेशन देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे जो इन्होंने सब कुछ बोला है वो ज़्यादा ये लोग ये फॉलो नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ इन्होंने जैसे ये पीएम बने उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि ये कोई भी लॉ को ब्रीच नहीं करने वाले हैं, ठीक है, नीदरलैंड्स के। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ सिंपल यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल नीदरलैंड्स में सीट है 150, जिसमें से 76 अगर जिस भी पार्टी को मिलती है तो उनकी मेजॉरिटी बन जाती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये लोग फॉर्म कर सकते हैं। पर ये 76 नंबर तक पहुँचने के लिए भी ये इनके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि डच में यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक रूल है, ठीक है, वो चलता है, जिसकी वजह से हमेशा ही यहाँ पे कोalition गवर्नमेंट आपको दिखेगी, मतलब 2 से 3 पार्टीज मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। ठीक है, ये हमेशा ही पॉसिबल है, मतलब डायरेक्ट कोई सिंगल पार्टी वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती है, वो इम्पॉसिबल है डच इलेक्शंस में। और इसकी वजह से हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि यहाँ पे जब इलेक्शन हुए थे तो इनको 37 सीट्स मिली थी। अब यहाँ पे 76 बनने के लिए इनको ऑब्वियस सी बात है कि इनको एलाइज चाहिए, ठीक है, ताकि दूसरी पार्टीज भी इनके साथ जुड़े और ये पीएम बन पाए। और इसकी वजह से ही हमें यहाँ पे देखने को भी मिला है कि इन्होंने अपील भी की थी कि डिफरेंट पार्टीज़ को जो इनके एलाइज बनना चाहते हैं या फिर ये जो चाहते हैं उन पार्टीज से कि आप हमारे साथ मिल जाओ ताकि मैं पीएम बन पाऊँ। ठीक है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे हमें देखने को मिला है। और साथ ही साथ यहाँ पे इनको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर डिसीजन से, क्योंकि कोई दूसरी पार्टी ये नहीं चाहती है कि हम लोग ईयू से बाहर आ जाए, ठीक है, यूरोपियन यूनियन से बाहर आ जाए। तो हमें अभी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था। तो पर यहाँ पे इनका विजन यही है कि हमें ईयू से बाहर आ जाना चाहिए, पर अब इस चीज़ पे इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और भी सोच सकते हो कि ये सब यहाँ पे जो हुआ है, ठीक है, इलेक्शन से पहले हुआ था। तो आप यहाँ पे खुद भी सोच सकते हो कि जो डच के लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया है कि इनको एंटी इमिग्रेशन नहीं चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी के टाइम पे है यूरोप में जो चल रही है वो है एंटी इमिग्रेशन। तो ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने आपसे पूछा था कि क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड एक हेरिटेज साइट है, कौन सी कंट्री में यहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर है साउथ अफ्रीका। और ये भी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा एविडेंस मिला है जिसकी वजह से पता चल रहा है कि जो ये लोग पहले मान के चल रहे थे कि ये साइट इतनी पुरानी है, उससे भी काफ़ी यंग है। मतलब पहले माना जा रहा था कि ये जो वाली जो साइट है ये 4 मिलियन ईयर्स पुरानी है, पर रिसेंट एविडेंस से ये पता चल रहा है कि ये लगभग 2 मिलियन साल पुरानी है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि जो प्रीवियस रिसर्च की फाइंडिंग थी उससे लगभग 2 मिलियन साल ये यंगर है।
और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है? उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।